नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने जिस तरीके से चिंतन शिविर के दौरान एनजीओ के ऊपर शिकंजा कसने की बात कही है, उससे ऐसा लगने लगा है कि अब अगला नंबर उन जिहादी एनजीओ का है जो देश भर में 3 तरीके की गलत गतिविधियों को संचालित करती है। अमित शाह ने 2 बातें बड़ी कही है। उन्होंने इंटरनल थ्रेट और इंटरनल सिक्योरिटी पर उठ रहे सवालों के बारे में चिंतन शिविर में मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों और साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों के सामने बात रखी। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, इसलिए इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, जबकि कुछ गृह मंत्री पहुंचे और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते, उन्होंने इस चिंतन शिविर से अपने आप को दूर रखा। उन 2 मुख्यमंत्रियों में एक ममता बनर्जी हैं तो दूसरा नीतीश कुमार हैं, क्योंकि इन दोनों के नजरों में इतने चोरी छुपे हुए हैं कि अब वो आंखों से आंखें मिलाकर बात करना उनके लिए मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ममता बनर्जी बहाना बना रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अभी वो सूरजकुंड के चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए नहीं आई, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों से संबंधित, क्राइम के संबंधित और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर एक तरह के पुलिस व्यवस्था, उनके यूनिफॉर्म और राष्ट्रीय पुलिस सुधार के बारे में, क्राइम के बारे में चर्चा की है। उन मुद्दों पर बात करने के लिए न तो नीतीश कुमार आए और न ही ममता बनर्जी, लेकिन इन मुद्दों पर बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़े संकेत दिए। उन्होंने क्राइम की बातें की, लेकिन उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कही। वो बात थी एनजीओ के खिलाफ चलाए जाने वाले इस सरकार के कठोर कार्रवाई की, एक्शन की। उन्होंने कहा कि अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुछ एनजीओ यहां पर रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन के रैकेट में जुटे हुए हैं। उन एनजीओ की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और उसके ऊपर जल्द ही सरकार कठोर कार्रवाई करने वाली है। एनजीओ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कुछ और संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एनजीओ का कल्चर ऐसे बढ़ा है जो 3 तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 3 तरीके से यानी 3 कैटेगरी के एनजीओ के बारे में उन्होंने बताया। पहला कैटेगरी जो एनजीओ का है वो है धर्म परिवर्तन कराने वाला। उनका मकसद मिशनरी के माध्यम से हो या फिर जिहादी गैंग जो कि मुस्लिम मदरसे, वक्फ और जो उनके मस्जिदों की फंडिंग आती है विदेशी फंडिंग के माध्यम से टारगेट करके धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं। तो दूसरे तरफ जो दूसरे श्रेणी के एनजीओ हैं वो हैं डेवलपमेंट विरोधी, यानी कि जो पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ विदेशों से फंड लाकर भारत के विकास परियोजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद यही होता है कि किसी तरीके से कुछ विकास की परियोजनाओं के खिलाफ अड़ंगा लगाया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें पर्यावरण और वन की बात की जाए या फिर नदियों के बारे में बात की जाए या फिर दलितों, अल्पसंख्यकों को पीड़ित करने का मुद्दा उठाना पड़े या इन्वायरमेंट से संबंधित दूसरे मुद्दे ही क्यों ना उठाना पड़े। ये लोग ये मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से देश के विकास को प्रभावित किया जा सके। और तीसरा तरीका का जो एनजीओ है वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है, यानी कि उनका काम
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिसका मकसद यह होता है कि देश का माहौल खराब हो, उसके साथ देश में अस्थिरता, अराजकता जैसे स्थिति पैदा हो। इसके लिए वो दो तरह के काम करते हैं। एक काम उनका सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, हंगामा करना होता है, तो दूसरा ये लोग उन इंटेलेक्चुअल्स को फंडिंग करते हैं जो एक माहौल क्रिएट करते हैं देश के अंदर कि भारत में जो अभी की वर्तमान व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत किसी वर्ग विशेष को परेशान किया जा रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। और तीसरे दर्जे का जो एनजीओ है वो धर्म परिवर्तन वाला है। यानी कि 3 कैटेगरी के इन एनजीओ के ऊपर एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है। और इसका मतलब है कि अब जो सूची तैयार की जा रही है उसमें उन एनजीओ को टारगेट किया जाएगा जो पूरे देश में धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं, और इन एनजीओ के ऊपर कार्रवाई करने की बात भी की गई है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री अब सीआरपीसी, आईपीसी और एफसीआरए जो एनजीओ से जुड़ा हुआ है, एफसीआरए लाइसेंस के आधार पर ही किसी भी एनजीओ को विदेश से फंडिंग मिलती है, उसके सुधार के लिए नए तरीके ला रही है। इसमें कानूनी प्रावधानों को जोड़ा जाएगा और इसे और कठोर बनाया जाएगा। इसके लिए अगले कुछ महीनों में संसद के पटल पर कुछ बिल लाए जाने वाले हैं। ये बड़े संकेत एनजीओ के लिए भी थे। उन्होंने जिस तरीके से एक्शन की बात की है और जो पहले से हिंदुस्तान में 2014 के बाद ये कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए राष्ट्र विरोधी धर्म परिवर्तन कराने वाले एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे पहले ही बौखलाहट है। क्योंकि पहले जब 2014 में सरकार बनी तो उस सरकार बनने के बाद से कुछ रिपोर्ट्स एनजीओ के खिलाफ आए। उन एनजीओ के खिलाफ आने वाले रिपोर्ट में एक जो सर्वे था, उस सर्वे में यह कहा गया था कि भारत में एनजीओ के विरोध प्रदर्शन के कारण जीडीपी में 2 से 3%, 2 से 3% का नुकसान होता है। यानी जीडीपी ग्रोथ रेट 2 से 3% कम हो जाती है, क्योंकि ये एनजीओ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रभावित करते हैं। और इसी तरह का संकेत पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। उन्होंने गुजरात में और दिल्ली में कई प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र किया है कि विकास परियोजनाओं को प्रभावित करने में ये अर्बन नक्सल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये लोग किसी भी तरीके से देश के विकास को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। गुजरात में उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान के मेधा पाटेकर की ओर इशारा किया था, और साथ में तिस्ता सितलवाड़, साथ ही शबनम हाशमी जैसे इन महिला एक्टिविस्ट जो बार बार एनवायरमेंट, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के नाम पर हमेशा से विकास परियोजनाओं का विरोध करते रहे हैं, और जो मोदी सरकार के आने के बाद हाशिए पे चली गई, जिनके बारे में कोई चर्चा तक करना नहीं चाहता है। अब इनके ऊपर और कठोर कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अमित शाह और पीएम मोदी दोनों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अर्बन नक्सल और जिहादी एनजीओ के खिलाफ अब कठोर कानून बनाए जाएंगे। क्योंकि 2014 से 2019 और अब तक जो एनजीओ के खिलाफ मोदी सरकार ने एक्शन लिया है, उसी का नतीजा बताया जाता है कि इंटेलेक्चुअल क्लास इनके सरकार से नाराज चल रहे हैं। इन लोगों ने इनटॉलरेंस का मुद्दा उठाया, इन लोगों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया। क्योंकि 2019 में 4 दिसंबर को राज्यसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया था कि अब तक 14,500 ऐसे एनजीओ हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनके विदेशी फंडिंग को रोका गया है, और इसमें से 1808 ऐसे एनजीओ हैं जिसका एफसीआरए लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। यानी कि करीब करीब 15,000 एनजीओ से जो विदेशों से फंडिंग लेकर यहां पर अपने मकसद को पाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ
काम करते थे उनके ऊपर तो अंकुश लगाया जा चुका है। और इसका दूसरे एक सर्वे में भी सामने आई रिपोर्ट से वेरीफाई होता है, क्योंकि उस सर्वे में यह बताया गया है कि भारत सरकार में जिस तरीके से एनजीओ के विदेशी फंडिंग के ऊपर रोक लगाई है, उसके बाद 2014 से अब तक एनजीओ के विदेशी फंडिंग में 40% का कमी आ चुकी है। यानी कि मोदी सरकार पहले से ही इन एनजीओ की मानसिकता को समझती है और इसके खिलाफ कठोर एक्शन ले चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके का संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस रिलीजियस कन्वर्जन वाले एनजीओ का है, क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन एनजीओ यहां पर ट्रस्ट और एनजीओ के नाम पर संगठनिक तरीके से धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं। और उन्होंने सारे पुलिस अधिकारियों, सारे स्टेट को इसके लिए अलर्ट मोड पर रख दिया है। और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ज्यादातर मुख्यमंत्री इस बात के लिए संकेत दे चुके हैं कि उन एनजीओ को माफ नहीं किया जाएगा जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और धर्म परिवर्तन करवाने के लिए वो विदेशों से पैसे ले रहे हैं। तो विदेशी फंडिंग का मिसयूज करना, धर्म परिवर्तन करवाना और इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेने वाले उन एनजीओ पर अब अमित शाह का अंतिम प्रहार होने वाला है। और इसलिए 2 दिन के इस चिंतन बैठक का सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहा है, वो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में इन एनजीओ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को लेके। जिस तरीके की ये लोग इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए डीजीपी के स्तर पर जो भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रमुख हैं, उनको भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और अमित शाह ने यह संकेत दिया है कि अब जो नए कानून आएंगे उसमें अगर किसी भी संगठन संस्था के बारे में एक भी रिपोर्ट सामने आ गया कि वो धर्म परिवर्तन करवाया है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर एक भी रिपोर्ट ऐसा आ गया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रदर्शनों में भाग ले लिया तो उसके खिलाफ एक्शन लगेगा। और फिर विदेशी फंडिंग तो लेना अब इन लोगों के लिए मुश्किल ही हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।